जोग्राफिकल थॉट की इस वीडियो में हम लोग जो फ्रेंच जोग्राफर्स की सीरीज़ चल रही थी उसमें मैंने आपको सबसे पहले जो पॉल विडाल डी लाब्लांच हुए थे उनके बारे में आपको बताया था। तो अब हम बात करेंगे जीन ब्रूंश की, ठीक है? जो पॉल विडाल डी लाब्लांच के बाद आए उनका नाम क्या था? जीन ब्रूंश, ठीक है? तो आप यहाँ पर फोकस रखिएगा, लाइन बाय लाइन हम इसको करते हैं। इनकी प्रमुख पुस्तक का नाम ज्योग्राफिया ह्यूमन एसएसडी क्लासिफिकेशन पॉजिटिव के नाम से जानी जाती है। तो आपसे जो कभी एग्जाम में पूछते हैं तो वो आपसे पता है सीधा डायरेक्ट यही पूछेंगे कि ज्योग्राफिक ज्योग्राफिया ह्यूमन ज्योग्राफी ह्यूमन एसएसडी क्लासिफिकेशन पॉजिटिव बुक किसकी है। तो ये आप याद रखिएगा कि ये जो एसएसडी क्लासिफिकेशन के नाम से है ये जीन ब्रूनशीस की बुक है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने मानव के आर्थिक कार्यों को विध्वंसक अर्थव्यवस्था या अपहरणीय अर्थव्यवस्था रॉबर इकोनॉमी कहा था, ठीक है? जाहिर सी बात है, क्यों कहा होगा कि मानव जो इतना ज़्यादा मतलब अपने इकोनॉमिक प्रॉफिट कमाने के लिए जो इन्वायरमेंट को इकोनॉमी, ठीक है, इन्वायरमेंट को इफेक्ट करता है, इसलिए क्या है, रॉबर इकोनॉमी कहा था उसके कार्यों को। अब आपको देखो रॉबर इकोनॉमी समझ में आ रहा है? अपहरणीय अर्थव्यवस्था कहने का मतलब है कि अपहरण करना मीन्स एक तरीके से चुराया जाने वाला कार्य है, ठीक है? तो मानव के आर्थिक कार्यों को रॉबर इकोनॉमी की संज्ञा किसने दी थी? जीन ब्रूनशीज ने दी थी। इनके दो सिद्धांत बहुत फेमस हैं, द प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी एंड द प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन। क्रियाशीलता का सिद्धांत और अन्योन्य क्रिया का सिद्धांत। कोशिश कीजिएगा इंग्लिश में याद रखिएगा क्योंकि हिंदी में इसके कई मतलब निकल आते हैं। तो इंग्लिश में क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी एंड द प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन। क्लियर? सक्रियता के सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने यह बताया, सक्रियता का सिद्धांत मीन्स द प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, ठीक है, में यह बताया कि भौतिक एवं सांस्कृतिक दृश्य निरंतर परिवर्तनशील अवस्था में रहते हैं, ठीक है। यह अन्योन्य क्रिया या अंतर संबंध का सिद्धांत उन्होंने ब्लास से प्राप्त किया था, ठीक है। उनका यह मानना था कि भौतिक एवं सामाजिक घटनाओं के निकट में संबंध होता है। ये बात आप, ये वाली बात क्या अन्योन्य क्रिया के सिद्धांत में क्या बताते हैं ब्रूंच? कि भौतिक और सामाजिक घटनाओं का निकट संबंध होता है, ठीक है। अब जीन ब्रूनशीज की कुछ जो स्पेशल चीजें कंट्रीब्यूशन है वो हम माजिद हुसैन में से करते हैं, ठीक है। जो माजिद हुसैन साहब की बुक हुई है उसमें से हम लोग करते हैं। देखिए जो ये माजिद हुसैन सर हुए हैं, ठीक है, इनकी बुक की अगर जो हम बात करें तो इन्होंने भी देखो क्या लिखा हुआ है, ज्योग्राफी ह्यूमन एसएसडी क्लासिफिकेशन पॉजिटिव, ठीक है। किसकी बुक है? जीन ब्रूनश की बुक है। उन्होंने मानव व भूगोल को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया था, ठीक है। तो किस में किया था? अपनी इस बुक में किया था उन्होंने। तो ये जो बुक थी इनकी ज्योग्राफिक ह्यूमन एसएसडी क्लासिफिकेशन, इसमें उन्होंने मानव व भूगोल को 3 क्षेत्रों में बताया था। वो 3 क्षेत्र कौन-कौन से हैं? पहला है मिट्टी के अनुत्पादक व्यवसाय, पौधे व पशु जगत अधिकार से जुड़ी वस्तुएं, और तीसरा है ध्वंसकारी अथवा विनाशकारी अर्थव्यवस्था प्रकृति पर प्रहार से उसे निर्धन बनाने की प्रक्रिया, जो डकैती अर्थव्यवस्था भी कही जाती है, ठीक है। तो इसमें एक तरीके से मतलब यानी इन्हें 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। अगर आपको हिंदी में थोड़ा मतलब कंफ्यूज कर रहा है तो आप देखिए ये इंग्लिश की हिंद की बुक है, ठीक है। तो इंग्लिश वाली बुक में अगर जो हम देखें तो आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। देखिए लिखा है ना, हिज मेन वर्क, हिज मीन्स जीन ब्रूनशीज को कहा जा रहा है, हिज मेन वर्क ज्योग्राफिक ह्यूमन एसएसडी क्लासिफिकेशन पॉजिटिव वाज पब्लिश्ड इन 1910, ठीक है। अब ये तो यहाँ तक है। ही लिमिटेड ह्यूमन ज्योग्राफी, ही लिमिटेड मीन्स उन्होंने मानव भूगोल को ना सीमित कर दिया था, ठीक है। किसने? जीन ब्रूनशीज ने। और 3 पार्टों में जो डिवाइड किया, एक तरीके से उसे क्या कह सकते हैं? नंबर 1 पे आइए, अनप्रोडक्टिव ऑक्यूपेशन ऑफ सॉइल। जैसे आपने हिंदी में क्या पढ़ा है? हिंदी में आपने ऐसे पढ़ा है, ठीक है। तो इन्होंने जो ह्यूमन ज्योग्राफी को लिमिटेड किया था, मीन्स उसको सीमित कर दिया था। वो 3 पार्ट में कैसे थे? नंबर 1 पर आते हैं अनप्रोडक्टिव ऑक्यूपेशन ऑफ सॉइल, जिसको हमने हिंदी में क्या पढ़ा है? मिट्टी के अनुत्पादक व्यवसाय, ठीक है। दूसरे नंबर का पॉइंट है आपका थिंग्स कनेक्टेड विद द कंक्विस्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल वर्ल्ड्स, यानी पौधे व पशु जगत से जुड़ी हुई वस्तुएं, ठीक है। तीसरा आता है द डिस्ट्रक्टिव इकोनॉमी, रॉबर इकोनॉमी और वायलेंट अटैक ऑन नेचर, लिखा ना, वायलेंट अटैक ऑन नेचर विच में रिजल्ट इन पोवर्टी, ठीक है। ये क्या है इसमें? कि प्रकृति पर जो प्रहार किया गया है, और डकैती अर्थव्यवस्था, डकैती अर्थव्यवस्था समझ रहे हो ना, कि ह्यूमन के जो कार्य है उनको कहा जा रहा है। तो ये जो तीनों पॉइंट है ना आपके, ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, प्लस वो बुक का नाम, ठीक है। ये थे इनका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन। अब देखिए मैंने आपको बताया इनकी 2 थ्योरीज थी, ये देखिए आप इस पे बुक में 2 थ्योरीज क्या थी? सबसे पहला आता है आपका क्रियाकलाप का सिद्धांत, ठीक है, और दूसरा आता है आपका अंतर क्रिया का सिद्धांत। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ प्लीज इंग्लिश में याद रखिएगा, आसान पड़ेगा आपको।
प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी एंड प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन। ठीक है, सबसे पहले आते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, क्रियाकलाप का नियम क्या कहता है। तो प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी में क्या है, प्राकृतिक व सांस्कृतिक घटनाओं में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, ये तो बहुत कॉमन सी बात है। अतः ब्रूहुंस की मान्य थी, यानी जीन ब्रून्स क्या कहते हैं कि इनको, किनको, नेचुरल और जो कल्चरल मतलब वो हैं घटनाएं हैं, नेचुरल और जो कल्चरल घटनाएं हैं, इनको काल संदर्भ में बदलते हुए स्वरूप में ही देखना चाहिए। मीन्स काल संदर्भ क्या होता है, आपको इंग्लिश में क्या कहेंगे काल संदर्भ को, इंग्लिश में हम लोग इसको कहेंगे टेम्पोरल चेंज। काल होता है टेम्पोरल, ठीक है, बोलते हैं ना कालिक वितरण, जनसंख्या का कालिक वितरण, द टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो प्राकृतिक और सांस्कृतिक घटनाओं का जो अध्ययन करना है, तो काल संदर्भ के बदलते स्वरूप में ही इनका अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, टेम्पोरल कैसे चेंज हो रहा है इनके अंदर, टाइम के साथ कैसे कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, क्यों करना चाहिए, क्योंकि ये स्थिर व स्थायी नहीं होती। ठीक है, ये ऑब्वियस ये बात है। तो टाइम स्केल को ध्यान में रखकर ही इनका अध्ययन करना चाहिए, किनका, प्राकृतिक व सामाजिक घटनाओं का। कैसे, देखिए आप यहाँ से पढ़िए उदाहरण से। उदाहरणवत पर्वत चोटी, समुद्र तल, हिम चादर, हिम नदियाँ, नदी की घाटी, डेल्टा, ज्वालामुखी आदि के आकार, ऊंचाई, आकृति में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, ये आप जानते हैं होता रहता है परिवर्तन। और अतः इनमें क्रिया, एक्शन का योग महत्वपूर्ण है, यानी क्या क्रियाएं हैं, और क्रियाएं परिवर्तन लाती हैं, जिस वजह से इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, अपना क्रियाकलाप का नियम। ठीक है, और प्राकृतिक और सांस्कृतिक घटनाओं का अध्ययन किस बिहाफ पे करना चाहिए, टाइम स्केल के बेस पर करना चाहिए, क्योंकि ये स्टेबल नहीं होती। क्लियर, ये था इनका प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। अब प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन में क्या बात कहते हैं, ये है इनका अंतरक्रिया का नियम, यानी प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन। इसमें ये कहते हैं कि दृश्य जगत प्रदेश, ठीक है, दृश्य जगत प्रदेश मीन्स दोनों प्राकृतिक और सांस्कृतिक, ठीक है, प्राकृतिक और सामाजिक, सॉरी, दृश्य जगत प्रदेश प्राकृतिक व सामाजिक अंतर संबंधित बने उपस्थित देखे जाते हैं, और उनका अध्ययन भी उनके अनेक संयोगों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि दृश्य जगत में जो आप अपने जगत में दृश्य चीज दिखाई देती हैं, प्राकृतिक और सामाजिक अंतर संबंध आपको इजीली देखने को मिलता है, जिससे क्या होता है कि उनकी स्टडी दोनों को कंबाइंडली लेकर करनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए बात ना थोड़ी सी फिलोसफिकल लग रही होगी आपको पढ़ने में, है ना, लेकिन इसको अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे तो यहाँ से आपको समझ में आएगा थोड़ा सा। देखिए यहाँ से ब्रून्स ने अंतरक्रिया नियम के समर्थन में पशुओं व रोपे गए पौधों का उदाहरण प्रस्तुत किया। कैसे, देखिए अब आपको समझ में आएगा कि प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन क्या है। जो अनेक आर्थिक संगठन में प्रकट है, बोझा ढोने से लेकर के सवारी और खाद्य वस्तुओं एवं कला प्रदर्शन के साधन बने पशुओं की प्रादेशिक अंतरक्रिया अनोखी है। पौधों पौधों का रोपण कृषि से लेकर साज सज्जा, तीज त्योहार, पूजा पाठ आदि नाना प्रकार के संस्कारों को जन्म दे कर अंतरक्रिया प्रदर्शित करती हैं। कैसे करती हैं, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। आपने ना एक पौधा रोपा, किसका, चावल का, तो चावल का जो पौधा आपने रोपा या गेहूं का पौधा आपने जो रोपा है, ठीक है, वो खाद्यान्न में तो काम आएगा ही आएगा। साज सज्जा तीज त्योहार में कैसे काम आता है वो, जैसे बोलते हैं ना अन्न की पूजा की जाती है। जो गेहूं पैदा होता है, गेहूं खेत में पहली बार फर्स्ट जो फसल कटती है उसकी पूजा की जाती है। तो एक तरीके से तीज त्योहार पूजा पाठ में भी काम आ गई वो बात, और पौधों की कृषि के रूप में भी काम आ गई। तो इंटरेक्शन समझ में आया दोनों में कैसा है। वैसे देखिए मानव भी पशु व पौधों की भांति अंतरक्रिया के सिद्धांत से जुड़े प्रदेशों में नाना प्रकार के अभिव्यक्त बन उठता है। ठीक है, जैसे हमारा इंटरेक्शन कैसे है, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन क्या कहता है जीन ब्रूस का, कि हम भी तो इंटरेक्शन कर रहे हैं अपने इन्वायरमेंट से, जो पोलर रीजन में रह रहे हैं वो वहाँ के इन्वायरमेंट से कर रहे हैं, हमारा इंटरेक्शन ट्रॉपिकल रीजन से है। तो आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से बात कह रही हैं ये, यानी प्राकृतिक और सामाजिक जितना भी इन्वायरमेंट है वो आपस में एक दूसरे से कैसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाए रखे हुए हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है जीन ब्रूस की बुक प्लस इनकी दोनों थ्योरी, और इन्होंने मानव भूगोल को सीमित किया था ना 3 पॉइंट्स को लेकर के, वो क्या 3 पॉइंट्स दिए थे, ठीक है, जो मैंने आपको बताए हैं। तो आपका जीन ब्रूस का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट आगे अगली वीडियो में करेंगे। ओके।